जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप लोग जो इतना सारा फिजिक्स पढ़ते हो, जिसका न्यूमेरिकल करते हो, उसी के सूत्र को आज मैंने एक तरफ लिख दिया है। मतलब फिजिक्स के जितने भी सूत्र हैं, भौतिक विज्ञान के जितने भी सूत्र हैं, सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ऐसा लिखने से आपको याद करने में आसानी होगा और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आइए इसमें हम लोग इसे देखते हैं। तो इसमें पहला है वह क्या है, दूरी का सूत्र। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यह हो गया दूरी का फार्मूला। दोस्तों इस प्रकार से फार्मूला लिखने से आप लोग जो फार्मूला को ढूंढ ढूंढ कर याद करते हैं, आप लोग ऐसे आसानी से देख करके और उसे लिख करके आप आसानी से उसे याद कर लेंगे। तो पहला कौन सा है, पहला है दूरी का फार्मूला। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूसरा है वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। फिर तीसरा है त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटा विस्थापन। सॉरी, वेग बटा समय। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो यह तीनों फार्मूला हो गया। चौथा है समवेग। तो समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है, वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तथा उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम है। तो उसका संवेग बताइए। तो आप लोग आसानी से द्रव्यमान का मान रखेंगे, वेग का मान रखेंगे, तो आराम से संवेग को निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। तो आइए आप नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर है आवेग। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समय अंतराल। तो अब आवेग का क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए किसी भी पिंड पर 2 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए लगता है, तो उस पर आवेग बताइए। तो बल का मान रखेंगे, समय का मान रखेंगे, फिर उसको गुणा करके आवेग का मान निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है बल। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह होता है बल का फार्मूला। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर इसके बाद कार्य है। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। तो यह होता है कार्य। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, हमने उस पे ऐसे बल लगाया। अब बल लगाया तो बल के लगाने की दिशा में ही विस्थापन होगा ना। कि अब जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, अब यहां पर कोई व्यक्ति है और यह इस पर बल लगा रहा है, इस पर अब बल लगा रहा है। तो जो बल लगेगा इधर लगेगा और जो वस्तु खिसकेगा, मान लीजिए प्रारंभिक में इतना था, फिर खिसक करके यहां पर आ गया, तो विस्थापन जो हुआ इसी दिशा में हुआ ना। तो अब ऐसा तो है नहीं इधर बल लगा रहे और विस्थापन इधर होगा, जिधर बल लगाएगा उधर ही विस्थापन होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो यह होता है कार्य का फार्मूला, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। फिर है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य को हम लोग W से लिखते हैं, W/T। और इसका एक फार्मूला होता है, और इसे कहते हैं I²R। और एक फार्मूला होता है VI। और एक फार्मूला होता है V²T। एक V² अपान नहीं, B²T ही होता है। तो यह होता है शक्ति का फार्मूला I²R और VI होता है, और एक होता है V²T।
शक्ति के इतने फार्मूले होते हैं, एक होता है W/T, एक होता है I²R, एक होता है VI और एक होता है V²T। अब आइए इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट घनत्व। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रायः पूछा जाता है किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है तथा उसके भुजा की माप इतना दिया होता है, भुजा से हम लोग आयतन को निकालेंगे। अब इसके फार्मूला को जानते रहेंगे तब ना। तो यहाँ पर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। फिर इसके बाद 10वां है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। अब जैसे दे दिया, अब यहाँ पे जो यम है यह वस्तु का द्रव्यमान है और जो v है वह वेग है। अब दे दिया कोई वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा है तथा वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसमें ऊर्जा बताइए। तो वेग का मान रखेंगे, द्रव्यमान का मान रखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके गतिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर यम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का है ऊंचाई है। फिर इसके बाद आता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता है F गुणे R। बल आघूर्ण क्या होता है, F गुणे R, मतलब बल और बल की जिधर बल लगाते हैं उधर विस्थापन, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, F इंटू R। फिर यहाँ पर है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, M इंटू R²। M क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। फिर आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई। अब जैसे हम लोग कोई लंबी जब बल लगाएंगे तो बल लगाने पर जो वस्तु होता है वह थोड़ा सा मतलब उससे इफेक्ट पड़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण आप लोग इतना जानते रहिए कि जो जल होता है, जल की बूंदें जो होती हैं वे पृष्ठ की तनाव के कारण ही इस प्रकार के आकार में गिरती हैं। जल की बूंदें गोल ना होने की वजह से इस प्रकार किसके लिए होती हैं, मतलब किस कारण से होती हैं, तो इस आकार में जो होता है जल की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो अब नेक्स्ट 15वां है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग होता है कोण बटा समय। कोण बटा समय, यह होता है फार्मूला कोणीय वेग का, कोण बटा समय। और कोणीय संवेग का तो हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो कोणीय संवेग का क्या फार्मूला होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यह किसका फार्मूला होता है, कोणीय संवेग का। दोस्तों यह जितना फार्मूला है यह आपके पूरे फिजिक्स के बुक से मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपका जो न्यूमेरिकल है वह आसानी से सॉल्व हो जाए। इस पे न्यूमेरिकल पूछता ही है। फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट देते हैं आवर्तकाल। किसका है, लोलक का आवर्तकाल। लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई करड़ी में L/G। यह होता है लोलक का फार्मूला। यहाँ पर L क्या है, लंबाई है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, 2 पाई यह कांस्टेंट है। फिर इसके बाद आता है पलायन वेग। तो पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, 2GRE। पलायन वेग क्या होता है, मतलब जैसे किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से बाहर फेंकना होता है तो वह जो वेग होता है उसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। और यहाँ पर जो पलायन वेग का सूत्र होता है वह होता है 2GRE। जो यहाँ पर G है वह गुरुत्वीय त्वरण है, और जो RE है वह हमारे पृथ्वी का रेडियस है, हमारे पृथ्वी का त्रिज्या है। और हमारे पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। मतलब 1 सेकंड में हमारे पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G
m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर जो g है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम स्क्वायर माइनस में रहेगा। और जो m1 m2 है यह दो पिंडों का द्रव्यमान है और जो r है वह दूरी है। तो यह हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। अब नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T, मतलब प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा किसके द्वारा बहती है ना, तो विद्युत धारा आवेशों के द्वारा बहती है। जैसे मान लीजिए कोई चालक है और अगर यहां से आवेश ऐसे ऐसे यहां पर चला है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस चालक तार में विद्युत धारा बह गई। तो विद्युत धारा किसके द्वारा चलती है, तो विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह के द्वारा चलती है। तो विद्युत धारा क्या होता है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है वह हम ओम के नियम से निकालते हैं। V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। तो हमें प्रतिरोध निकालना है, तो I को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I, मतलब विभव अपान विद्युत धारा। तो जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वह होता है V अपान I। यहाँ V है विभव, I क्या है, विद्युत धारा है। फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो है इसे किससे डिनोट करते हैं, रो से। इसका फॉर्मूला होता है RA अपान L। जो प्रतिरोधकता होता है इसका फॉर्मूला होता है RA अपान L। या यहां पर जो R क्या है, रेडियस है, A क्या है, एरिया है, L क्या है, लंबाई है। या किसका फॉर्मूला हो गया, प्रतिरोधकता का। अब नेक्स्ट है उष्मा, जैसे वीट बोलते हैं, इसे W से डिनोट करते हैं। तो जो उष्मा का सूत्र है वह है I स्क्वायर RT और एक होता है VIT और एक होता है V स्क्वेयर T अपान R। उष्मा के ये तीन फार्मूले होते हैं और ये तीनों फार्मूलों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर मैं आपको एक बताता तो ये दोनों छूट जाता, तो आप लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए मैंने उष्मा के तीनों फार्मूले और यहाँ पर शक्ति के जो तीनों फार्मूले होते हैं मैंने इसे आपको यहाँ पर बता दिया है। तो उष्मा के पहला फार्मूला क्या होगा, I स्क्वायर RT, दूसरा VIT, तीसरा V स्क्वेयर T अपान R होता है। फिर इसके बाद आइए हम लोग आवृत्ति जानते हैं। तो आवृत्ति क्या होता है, 1 अपान T, मतलब जो आवृत्ति होता है वह 1 अपान T। T क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवर्तकाल हो जाएगा। तो आवृत्ति F बराबर क्या होता है, 1 अपान आवर्तकाल। तो यह हो गया आवृत्ति का फार्मूला। अब आइए यहां पर देखते हैं कोणीय आवृत्ति क्या होता है। तो जो कोणीय आवृत्ति होता है वह होता है 2 पाई अपान T। जो कोणीय आवृत्ति होता है वह होता है 2 पाई अपान T। और जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है वेग गुणे आवर्तकाल। तो वेग हो जाएगा V गुणे T। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर V क्या है, वेग है, गुणे T क्या है, समय नहीं आवर्तकाल है। तो यहां पर वेग गुणे आवर्तकाल, T क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है, और V क्या है, वेग है। और अब आइए हम लोग देखते हैं दाब। दाब को P से, प्रेशर से, इसका अंग्रेजी होता है प्रेशर। तो प्रेशर का पहला अक्षर जो होता है क्या होता है, P। तो दाब को P से डिनोट करते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। मतलब जितने क्षेत्रफल पर हम लोग बल लगाते हैं, जितने दाब उस पर लगाते हैं, वही होता है हमारा दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल।
दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, W अपान Q, मतलब कार्य बटा आवेश। यहाँ पर जो W है वह कार्य है और जो Q है वह आवेश है। फिर आता है अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है mv² अपान r। अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है mv² अपान r। फिर इसके बाद आता है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला होता है mc∆T। तो विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, mc∆T। और ऊष्मा का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, I²RT V² अपान R। लेकिन अगर इन दोनों को देखेंगे तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सूत्र भले चेंज हो, लेकिन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, एक समान ऊष्मा जो होता है, सब कैसी राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। भले ही इसका जो मान है वह, जो इसका सूत्र है वह भले ही अलग हो, लेकिन ये सभी सदिश राशियां होती हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एक समान वेग, असमान वेग, वेग। तो ये सभी जो वेग होते हैं ना, इनका जो फॉर्मूला होता है वह अलग होता है, लेकिन ये कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। अब आइए हम लोग आगे के फार्मूलों की तरफ चलते हैं। तो अब आइए हम आगे के फार्मूला के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक गति के समीकरण। तो आप लोग जानते हैं गति के मुख्यतः 3 समीकरण होते हैं। आइए उसे लिखते हैं। तो जो गति का पहला समीकरण होता है वह होता है v बराबर u प्लस at। और जो दूसरा फार्मूला होता है वह होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। और जो तीसरा फार्मूला होता है वह होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो यहां पर क्या है, v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। यहाँ पर यस क्या है, विस्थापन है, u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t है समय, a है त्वरण, और t है समय। और इसमें v वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और a त्वरण है, यस विस्थापन है। तो गति के ये 3 समीकरण होते हैं। अब आइए हम लोग प्रक्षेप गति में देखते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल के लिए सूत्र होता है तो म्यू साइन थीटा अपान जी। यह होता है उड्डयन काल का फार्मूला, टू म्यू साइन थीटा अपान जी। उड्डयन काल का फार्मूला यही होता है, टू म्यू साइन थीटा अपान जी। और प्रक्षेप गति में ऊंचाई के लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए होता है μ² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इसके लिए फार्मूला होता है ऊंचाई के लिए μ² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और क्षैतिज परास के लिए क्या होता है, क्षैतिज परास के लिए होता है μ² साइन 2 थीटा अपान जी। तो प्रक्षेप गति में उड्डयन काल के लिए क्या होता है, उड्डयन काल t होता है, t के लिए 2 म्यू साइन थीटा अपान जी। ऊंचाई h के लिए म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। और क्षैतिज परास के लिए क्या होता है, μ² साइन 2 थीटा अपान जी। इसका सूत्र होता है। तो आप लोग जान गए प्रक्षेप गति का फार्मूला। इस पे सवाल पूछा जाता है। प्रक्षेप गति मतलब जैसे मान लीजिए यहां से किसी वस्तु को कोई कोण से ऐसे फेंकते हैं, तो कुछ समय बाद इस वस्तु का यहाँ पर जो वेग है 0 होता है, फिर यह वस्तु कुछ समय बाद पृथ्वी पर नीचे गिरती है। तो इसी को बोलते हैं क्षैतिज परास, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी को। तो अब यहाँ पर इसकी ऊंचाई का मैक्सिमम होता है, यह सब इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो यह सब इसमें ऐसे ज्ञात करना होता है। तो इसका फार्मूला यहाँ पर यह सब आपको डेरिवेशन करने पर मिलेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए।
सूत्र को आपको ढूंढना ना पड़े। तो इसमें उड्डयन काल के लिए फार्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपान जी, और ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और क्षैतिज परास के लिए होता है म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और म्यू क्या है, पदार्थ का चाल है उसमें, और टी क्या है, यह तो उड्डयन काल है। अब आइए हम लोग प्रकाशिकी में देखते हैं। तो प्रकाशिकी में पहला है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल करना होता है। फिर इसके बाद है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। हमेशा दर्पण सूत्र में यहां पर प्लस रहेगा और लेंस सूत्र में यहां पर माइनस रहेगा, बस। फिर इसके बाद आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को यम से डिनोट करते हैं। तो यम बराबर क्या होता है माइनस वी अपान यू, या वी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यू क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डैश लिख सकते हैं, u को ओ डैश लिख सकते हैं। तो u को हम लोग लिख सकते हैं आई डैश, और u को ओ डैश, और इसे h डैश भी लिख सकते हैं, और इसे h लिख सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूरबीन की क्षमता। तो दूरबीन की क्षमता जो होता है वह होता है एफओ अपान एफई। जो दूरबीन की क्षमता होता है वह होता है एफओ अपान एफई। फिर इसके बाद आता है जो दूरबीन, मान लीजिए दूरबीन कुछ इस प्रकार से होता है ना, दूरबीन कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, और यहां से जो है व्यक्ति आंख लगा करके यहीं से देखता है। मान लीजिए व्यक्ति का आंख है, तो इसके यह नली की जो लंबाई होती है, जो इतनी इसकी लंबाई होती है, वह कितना होता है, वह होता है एफओ प्लस एफई। वह होता है एफओ प्लस एफई। यही है दूरबीन। अब यहीं से आंख लगा करके दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, तो इसका यही सूत्र होता है एफओ प्लस एफई। और दूरबीन की क्षमता का एफओ प्लस एफओ अपान एफई होता है। तो यहाँ का पूरा सूत्र का जो था पूरा हो गया है। अब आइए हम लोग इधर देखते हैं। तो इधर क्या पूछा है, दर्पण में वस्तु की चाल। तो दर्पण में वस्तु की चाल बराबर हो जाएगा 2 गुणे प्रतिबिंब की चाल। दर्पण में प्रतिबिंब की चाल, तो 2 गुणे प्रतिबिंब की चाल। अब नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 अपान n माइनस, यहाँ थीटा होगा 360 अपान थीटा माइनस 1 क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या होता है। n बराबर 360 अपान थीटा माइनस 1। अब थीटा जो रहेगा वहां पर रख करके इसमें प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 अपान फोकस दूरी। फिर अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर। जो आई है वह क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, और जो आर है वह दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। फिर अब आइए हम लोग आ जाते हैं प्रतिरोध में। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन मतलब आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn होता है। अगर कभी भी दे दिया कि पहला प्रतिरोध 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का, चौथा 5 ओम का, तो अब इन दोनों को जोड़ना रहेगा तो पूरा आ जाएगा 10 ओम। तो इसका फार्मूला यह होता है। अब क्या दिया है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट 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 Rn तक होता है। यह होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में संयोजन। अब अगर यहीं पर संधारित्र दिया होता, अगर पूछता संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन यह होता है
1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट 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 1/cn। जो संधारित्र होता है ना वो प्रतिरोधों के सूत्र का उल्टा होता है। और अगर यहाँ पर संधारित्र का समांतर क्रम में पूछता तो c बराबर हो जाता c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट डॉट cn। तो जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है वह प्रतिरोधों के फॉर्मूला का उल्टा होता है। तो आप लोग यहां तक जान गए। अब यहां पर दिया है कुछ भौतिक स्थिरांकों के सूत्र, ये तो आपको याद रखना है जो यहां पर मैं बता रहा हूं। तो पहला है गैस स्थिरांक। तो गैस स्थिरांक का हम लोग कैसे निकालेंगे? एक सूत्र होता है पीवी बराबर एन आर टी। पीवी बराबर एन आर टी या गैल उषय का अवोगाद्रो का नियम है। तो यहाँ पर गैस स्थिरांक क्या है? आर है। तो आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीवी अपान एन टी हो जाएगा। पी यहाँ पर क्या है? दाब है। वी वेग है। एन क्या है? पदार्थ की मात्रा। टी क्या है? टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक स्थिरांक आर बराबर क्या हो जाएगा? पीवी अपान एन टी। यह हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है? प्लांक स्थिरांक। तो प्लांक स्थिरांक के लिए सूत्र हम लोग इससे निकालेंगे E बराबर एच न्यू। तो अब यहाँ पर प्लांक स्थिरांक क्या है? एच है। तो एच को ज्ञात करने के लिए हो जाएगा E अपान न्यू। E क्या है? ऊर्जा है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो यहाँ पर प्लांक स्थिरांक H बराबर क्या हो जाएगा? E अपान न्यू। E अपान न्यू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिया? स्टीफन नियतांक। तो इसे हम लोग किससे निकालेंगे? इसे हम लोग निकालेंगे, होता है फॉर्मूला E बराबर सिग्मा टी की घात 4। अब स्टीफन नियतांक यहाँ पर क्या है? सिग्मा है। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर हो जाएगा E अपान टी की घात 4। तो E क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। और टी क्या है? थीटा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा E अपान टी की घात 4 हो जाएगा। सिग्मा बराबर E अपान टी की घात 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल यही होता है, F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक को निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यह है। इसे निकालने के लिए इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बटे में आ जाएगा। तो G बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर पूरे का बटा m1 m2। तो यहाँ पर हम लोग G का फार्मूला लिखेंगे। G बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर पूरे का बटा m1 इंटू m2। और जो G का मान होता है वह कितना होता है? वह होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11। यहां से क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वोल्टेज मान स्थिरांक। तो इसे किससे निकालेंगे? एक सूत्र होता है E बराबर 3/2 RT होता है। E बराबर 3/2 RT। अब वोल्टेज मान स्थिरांक यहाँ पर R है। अब R को निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, जो 3T है वह भाग में आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2E अपान 3T। तो R बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 R अपान T, या हो जाएगा E अपान T। यहां पर हो जाएगा E अपान टी। ये फार्मूला तो आपके लिए मोस्ट है, इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कौन सा? गैस स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, स्टीफन नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और वोल्टेज मान स्थिरांक। यह सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे प्राय फार्मूले में आते हैं और कोई दूसरा जल्दी नहीं पूछा जाता है। तो यही आता है तो हमें इसी को याद करना है। तो यह हो गया हम लोगों का जितने भी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे, मैंने आपको यहां पर सब बता दिया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।